good evening. I welcome all of you once again on behalf of our study circle. Today on the subject that is the electronic books of accounts under GST. And on this subject, our one and one, our very learned and elder brother CA Virinder Chauhanji is with us. Yesterday, I talked with him. Sir, we would like to start the webinar again on the request of the members. So sir said immediately, yes, Rajesh, I'm ready. So within a second or minute, he said yes, और immediately वो subject final हो गया. And today in the morning I spread the message. So members are not aware. So our strength is very low. But sir, I assure you that within the 5 or 10 minutes, members will be okay. Though there is no need to introduce our sir, but still my duty to introduce him very briefly. Virender Chauhanji sir, CA, law graduate, author, speaker, a litigant, faculty, trainer, author and business advisor on indirect taxation and other law. A well-versed professional who trained many professionals to reach their goal and contribute to other professionals' growth with his vast knowledge and experience since 1987. A special invitee to Indirect Tax Committee, ITDC of ICI, already authored about 10 titles on the subject. This is the brief profile of today's speaker. With this, and you know, this is a very tough time to our member. So many members gone, and they are very in difficult time. Some have lost all their members. So I सबके प्रति संवेदना है. With this, Chauhanji also suffered some loss. So I request sir, with this, please over to you sir. राधे राधे प्रभु जी. राधे राधे प्रभु जी. प्रभु जी, मैं ऐसी फटाफट अंग्रेजी तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में जो है हम वार्तालाप करेंगे कि जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. मैं जरा एक बार पीपीटी शेयर कर दूं. जी सर. और इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरी असिस्टेंट गुंजन भी यहाँ पे मौजूद है, सीए गुंजन. उन्होंने मेरे को अभी 5 मिनट पहले पीपीटी ओके करके मैंने उनको बोला कि भाई कमाल कर दिया. ये देखो, पूसा स्टडी सर्कल की उन्होंने पीपीटी बना दी. अच्छा है सर. नहीं हमारा ये पूसा रोड एक आध कोई गलती इसमें जरूर होगी, एक आध टेम्पलेट में गलती होगी, बट सी हैज डन ए ग्रेट जॉब. एंड सी सेड कि सर मैं भी ज्वाइन कर लूं क्या? मोस्ट वेलकम सर. मैंने कहा ले लूं सर. मैडम यदि उसमें है तो मैं उसको प्रमोट कर लेकर इसमें पैनलिस्ट में ले लेता हूँ. एक बार देखो जरा, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी. हाँ है मैडम, है गुंजन गुप्ता जी. बिल्कुल ठीक है. गुंजन गुप्ता है. उनसे कहिए मैडम से कि हाँ आ गई मैडम. गुंजन अपनी वीडियो दिखा दो. वेलकम मैडम, वेलकम. वेलकम मैडम, वेलकम. ग्रेट टू सी हर. अभी हमने जब सेमिनार स्टार्ट हुआ है ना, उससे पहले इसको कंटेंट्स को फाइनल किया है. तो इसमें कुछ कंटेंट्स ज्यादा ही हैं, कम नहीं है. इसमें जो सबसे पहला टाइटल है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स. हम सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे. बाकी टॉपिक पीपीटी में थे ऑलरेडी, कहीं से कॉपी पेस्ट, तो उनको आपके होमवर्क के लिए, आपके ज्ञान के लिए आपको भेजा जाएगा. ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस पे मैं काफी कॉर्पोरेट्स के अंदर इंक्लूडिंग बिग 4 पे लेक्चर डिलीवर्स कर चुका हूं. और इट इज ए मैटर ऑफ हॉट डिबेट कि ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड क्या है. क्या टैली को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं? क्या कंप्यूटर को, लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं? क्या मोबाइल को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं? क्या ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक हैं? अगर मैं एक एक्सेल में एक इनवॉइस बना के भेज दूं, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या वो मान्य है? क्या उस पर डिजिटल सिग्नेचर होनी जरूरी है? या ये जो अभी ई इनवॉइस का कंसेप्ट आया, क्या ये डिजिटल माना जाएगा? तो ये सब चीजें मैं समझता हूं कि इस पे डिबेट कोई नहीं है, इस पे लैक ऑफ नॉलेज है. तो जितने भी
एक्सपर्ट्स हैं जिनको कि मैं नेशनल लेवल के एक्सपर्ट मानता हूं, उनमें कोई डिबेट नहीं, लेकिन उससे नीचे डिबेट, तो उस डिबेट को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। हमारा टॉपिक जो है अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स, ये सिर्फ छोटे से 2 4 5 पेज में ही समाया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब हमारे लॉ के अंदर 56 57 58 3 रूल्स हैं, जिसमें से 57 58 की कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। सिर्फ रूल 56 अपने आप में समस्त अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बातें करता है। और रूल 30 सेक्शन 35 36 में भी अगर मैं बात करूं तो सिर्फ सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है। यानी कि लॉ कहां तक सीमित रह गया? सेक्शन 35 रीड विद रूल 56। तो आज एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से तात्पर्य क्या है, डिपार्टमेंट का व्यू क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है, डिजिटल सिग्नेचर की क्या सिग्निफिकेंस है, ई इनवॉइसिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। कल को अगर कोई हमारे यहाँ सर्च या सीजर एक्शन होता है तो किस चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट माना जाएगा, हार्ड कॉपीज को माना जाएगा या कंप्यूटर को माना जाएगा या उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको माना जाएगा। इसमें बेसिकली डिस्प्यूट क्या है, ये टॉपिक क्यों लिया गया, दैट इज द इशू टू बी डिस्कस्ड फॉर अनदर 45 minutes, and then the participants would be raising their eyebrows and would be throwing questions to me and Gunjan, and we would be glad if we are able to answer their questions. बीच में भी अगर किसी पार्टिसिपेंट्स का क्वेश्चन आता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। सेक्शन 35(1) रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन की बात करता है। रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, RP shall keep and maintain at his principal place of business and correct account of, यानी कि जिस चीज को हम हाईलाइट कर रहे हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से तात्पर्य क्या है। मान लो मेरे 4 स्टेट के अंदर 4 GSPN हैं और मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो मेरा प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस दिल्ली नहीं माना जाएगा। मेरा प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस वो माना जाएगा जिस एड्रेस से मैंने टिन रजिस्टर्ड करवाया हुआ है डिफरेंट स्टेट्स में। हेड ऑफिस का कंसेप्ट खत्म, कोर अकाउंटिंग सिस्टम खत्म। हर स्टेट में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वही स्टेट उसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपके अकाउंट्स मेंटेन किए हुए हैं को चेक करें, चाहे भले ही वो किसी क्लाउड सर्वर से एक्सेस हो, चाहे वो आपके हेड ऑफिस से एक्सेस हो, चाहे वो आपके उस प्रिंसिपल प्लेस जहाँ पे कि आप रजिस्टर्ड हो उस प्लेस पे आपका पीसी रखा हुआ है, लैपटॉप रखी हुआ है, इन व्हाटएवर मैनर द रिकॉर्ड शुड बी केप्ट देन एंड देयर। अगर मान लो आपका कोई गोडाउन है, रिकॉर्ड्स वहां होनी चाहिए रिलेटिंग टू दैट गोडाउन। अगर मान लो आपकी कोई लेबोरेटरी है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स वहां होने चाहिए। आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स वहां होने चाहिए। या फिर आप कोई एडिशनल प्लेस ले सकते हो अपने रिकॉर्ड्स रखने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैक्स हॉस्पिटल साकेत, उसके रिकॉर्ड्स 10 किलोमीटर दूर रखे हो और वो भी डिफरेंट स्टेट में, हरियाणा में ले जाते। डेली उनका एक टेम्पो भर के जाता है और रिकॉर्ड्स वहां रख के आता है। ज्यादातर लार्ज कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, एविएशन कंपनीज हैं, इन सबके ऑफिसेज कहीं होते हैं और इनके रिकॉर्ड्स कहीं रखे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली काफी रिकॉर्ड्स ऐसे डेवलप होते हैं इन कंपनियों में जो कि सॉफ्ट कॉपी में ना होके हार्ड कॉपीज में हो। अब समय काफी बदल रहा है पिछले 1-2 साल से, लेकिन अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो वो ये कहते हैं कि आपके जो भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं उनके रिकॉर्ड्स उसी प्लेस पे होंगे और आपके मेन फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होंगे, ना कि हेड ऑफिस में। और आपके जो किसी भी प्रकार के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन एस्टेब्लिशमेंट में गोडाउन, फैक्ट्री और आपके कोई भी चीज उसमें आ सकती है। आपका जॉब वर्क जहाँ पे है कि आप जॉब वर्क कराते हो, हर जगह पे उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड एक्टिविटीज के रिकॉर्ड्स रखे जाने चाहिए।
एकदम से बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि नथिंग इज मेंटेन्ड इन हार्ड कॉपीज। हम तो चालान भी कंप्यूटर पे रखते हैं, परचेज सेल के इनवॉइस भी कंप्यूटर पे रखते हैं, चाहे स्कैन करके रखते हैं, और हमारी तो कैश बुक क्या, लेजर क्या, सब कुछ, ई वे बिल क्या, सब कुछ कंप्यूटर पे है। तो अब आप ये बताइए कि उन प्लेसेस पे रिकॉर्ड्स रखने की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई या अभी भी है? मेरा आंसर है कि अभी भी है। उसका रीजन ये है कि फर्ज करो कि आपका गोडाउन है और उस गोडाउन के अंदर एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर आके कहता है कि इस गोडाउन की मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएं। अगर आपका कंप्यूटर, चाहे भले ही आपकी हार्ड डिस्क कहीं पे भी रखी हो, उस कंप्यूटर पे जो कि गोडाउन के अंदर रखा है, आपकी रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स की डिटेल प्रोवाइड कर देता है अलोंग विद चलान्स एटसेट्रा, देन यू आर मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट दैट गोडाउन इन डिजिटल फॉर्मेट। अब ये डिजिटल फॉर्मेट सही है या गलत है, इसकी चर्चा हम अगली स्लाइड्स में करेंगे। हमारे पास डिस्कशन के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 स्लाइड्स, नथिंग मोर। तो अगर मान लो वो ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करता है कि मेरे को इनकी कॉपी दे दो, ये जो भी आपने मुझे चलान ये सब चीजें अकाउंटिंग की कॉपी दे दो या इनका प्रिंट आउट निकाल के दे दो, तो वी आर सपोज टू गिव हिम कॉपीज। फिर ये जो रिकॉर्ड्स में मेंटेन कर रहा हूं कंप्यूटर के ऊपर, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की परिभाषा के अंदर फॉल करते हैं या नहीं, क्या ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इस बात की चर्चा हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। अभी हमने इस स्लाइड में सिर्फ आपको ये बताया है कि जो पुराना कंसेप्ट था कि हम हेड ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे या जहां हम चाहें, हम तो ये भी कह देते थे हमारे रिकॉर्ड्स तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास हैं या अकाउंटेंट के पास हैं, तो वो जितने भी पुराने डिस्प्यूट्स थे वो सारे डिस्प्यूट जीएसटी लॉ ने खत्म कर दिए। अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी कि इनकम टैक्स में इन्होंने ऐसा प्रावधान लाने की कोशिश करी कि आप रिकॉर्ड्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, अगर करोगे तो उसकी लॉग मेंटेन होनी चाहिए और परमानेंटली डिलीट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो इससे मार्केट के अंदर एकदम से ह्यू एंड क्राई डेवलप हो गया और गवर्नमेंट ने उस प्रोविजन को विड्रॉ कर दिया। सो दिस वाज लाइकली टू इम्पैक्ट इनकम टैक्स एंड कंपनी लॉ बोथ. So the government withdrawn those provisions, but with effect from 1st July 2017, such provisions are there under GST in Rule 56. उसकी अब हम यहाँ पे थोड़ी चर्चा करेंगे। ये जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात है, ये प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड है, स्टॉक से रिलेटेड है, आईटीसी से रिलेटेड है, आउटपुट टैक्स पेबल से रिलेटेड है, या इसके अलावा कोई और चीज। देन अगर आपके मोर देन वन प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं, उसकी मैं चर्चा कर चुका हूं कि जितने भी आपके प्लेसेस ऑफ बिजनेस हैं, सबके रिपोर्ट्स अलग अलग जगह पे रखी जाएंगी। देन रजिस्टर्ड पर्सन में कीप एंड मेंटेन अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इस बात की हमें चर्चा करनी है कि ये क्या चीज है, क्योंकि सेक्शन 35(1) रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस की बात करता है, आईटीसी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, आउटपुट टैक्स पेबल से रिलेटेड। उन्होंने 5 हेड आपको बता दिए। साथ में ये कह दिया कि अगर आपके मल्टीपल प्लेसेस हैं तो मल्टीपल प्लेसेस पर रिकॉर्ड्स होने चाहिए, और दूसरा प्रोविजन ये डाल दिया कि आप उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मेंटेन कर सकती हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड होता क्या है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको कि आज हम डिस्कस करेंगे विद सम जुडिशियल अथॉरिटीज। वेदर कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइसेस आर वैलिड। मान लो आपने टैली से एक इनवॉइस प्रिंट कर दिया, या आपने एक्सेल सीट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर या टेम्पलेट या कोई मैक्रो या कोई चीज बनाई हुई है जिससे कि आप इनवॉइस बनाते हो, या फर्ज करो कि आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर ने कोई ऐप दी हुई है जिसके थ्रू आप इनवॉइस बनाते हो, whether those would tend to amount to be a valid generation of invoices in terms of the provisions of this section 35। ये हमारा आज डिस्कशन का मुद्दा है।
records maintained in electronic form shall be authenticated by means of digital signature. ये रूल 56 सब रूल 15 कहता है। लेकिन क्या ये हर डॉक्यूमेंट को डिजिटल साइन करना पॉसिबल है? मान लो आप कैश बुक लेजर लिख रहे हो, तो क्या उनको डिजिटली साइन किया जा सकता है? इसी प्रकार से आप जो इनवॉइसेस बना रहे हो, परचेज, सेल और वगैरह वगैरह डिटेल्स बना रहे हो, आईटीसी रजिस्टर बना रहे हो, क्या उनको डिजिटली साइन करना है? इन सब मुद्दों पे हम डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को जरा एक बार हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। ये हमारे तारों को सुलझाने में काम करेगा पैराग्राफ। इट इज वेरी कॉमन दीज डेज फॉर कंपनीज टू सेंड अनसाइंड लेटर्स, इनवॉइसेस एटसेट्रा। जैसे मान लो लेटर से मतलब है पीओ, आपने एक पीओ बना के भेजा और आगे से आपको इनवॉइस बन के आ गया। क्लेमिंग द डॉक्यूमेंट इज कंप्यूटर जनरेटेड एंड हेंस डज नॉट रिक्वायर एनी सिग्नेचर। नीचे हम ये लिख देते हैं, दिस इज टोटली फैलासियस, ये बिल्कुल गलत है। अनलाइक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड मैसेजेस which can be traced and established। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अनलाइक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड मैसेजेस, जैसे फर्ज करो कि आप एक मेल लिखते हो, तो उस मेल को ट्रैक किया जा सकता है किसने लिखी और किसको लिखी। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपने 10 दिन पहले कोई मेल किसी को शूट कर दी तो उसको आप अनडू नहीं कर सकते। सो इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट व्हिच कैन नॉट बी अनडू, means indirectly that it can be established and traced। other documents जो कि ट्रेस नहीं हो सकते, which are printed out cannot be proved unless they are signed। the consequences of relying on such an unsigned document would be disastrous in the event of a dispute, according to a recently ruling of the National Commission। अब हम एक दो केस लॉ की बात करेंगे और फिर इस सब्जेक्ट को एज अर्ली एज पॉसिबल कंक्लूड करने की कोशिश करें। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रूलिंग ऑफ द नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन होता है हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट। जब हम कंज्यूमर फॉर्म में कोई केस डालते हैं तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है। उसका क्वांटम अगर एक पर्टिकुलर साइज से ज्यादा हो, से 50 लाख, तो वो स्टेट कंज्यूमर फोरम में जाता है। इसकी हायरार्की ऐसे चेंज होती रहती है। बट व्हेन इट राइजेस टू ए पर्टिकुलर मोर थ्रेशोल्ड लाइक 1 करोड़, देन इट गोज टू द नेशनल कमीशन एंड नेशनल कमीशन कैरीज स्टेटस इक्विवेलेंट टू ए हाई कोर्ट। यानी कि ये केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये एक तरह से हाई कोर्ट का केस है। इसके बाद इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में है। तो इन चेतराम रोठा ऑफ शिमला वर्सेस मुख्तार आलम इन कलकत्ता, चेतराम ने मुख्तार आलम को कोलकाता में कुछ फ्रूट्स की सेल करी। चेतराम बिलोंग करता है शिमला से, वहां सेब होते हैं, और कलकत्ता के अंदर उनकी सेल हुई। द कमीशन रिलाइड ऑन जजमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। जब इस कमीशन ने ये डिसीजन दिया, जिसकी मैं जिक्र करूंगा अभी, तो नेशनल कमीशन ने रिलाई किया दिल्ली हाई कोर्ट के एक डिसीजन पे, कुसुम कुंड दुर्गा के केस में वर्सेस कालरा पेपर्स, वेयर ए सिमिलर व्यू हैड बीन टेकन। अब इन दोनों केसेस के अंदर इशू क्या है? चेतराम ने इनवॉइसेस मेल कर दिए मुख्तार आलम को, और उन इनवॉइसेस के ऊपर किसी के सिग्नेचर नहीं थे। चेतराम रहता है शिमला में, उसका माल आया हुआ था दिल्ली सब्जी मंडी से उसने अपना माल उठा के ट्रांसपोर्ट से मुख्तार आलम कोलकाता को बेच दिया, और बिल्टी के ऊपर सिग्नेचर नहीं लिए। और अगर सिग्नेचर लिए तो वो XYZ के ले लिए। वहां पे जो मुख्तार आलम खुद ओनर था उसके साइन नहीं हुए, उसके किसी एजेंट के या स्टाफ पर्सन के साइन होके माल छुड़वा दिया। चेतराम ने इनवॉइसेस बाय मेल भेजे एक्सेल शीट के ऊपर,
तो क्लेम था पेमेंट का कि मेरी पेमेंट ड्यू है, ये मुख्तार आलम नहीं दे रहा, तो नेशनल कमीशन ने हेल्ड किया कि यू आर अनेबल टू प्रूव दैट द गुड्स वर सप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ द authenticated documents which are signed by or acknowledged by मुख्तार आलम। सिमिलरली कुसुम कुंड के केस में क्या था कि उसने कुछ पेपर सप्लाई किया कालरा पेपर प्राइवेट लिमिटेड को, और इसमें भी उसने ईमेल से इनवॉइसेस भेज दिए अनसाइंड, और उसके नीचे वही लाइन लिखी हुई थी कि सिंस इट इज कंप्यूटर जनरेटेड डॉक्यूमेंट हेंस सिग्नेचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इनके बीच में भी पेमेंट का डिस्प्यूट हुआ। कुसुम कुंड डिलीवरी साबित नहीं कर पाया, इनवॉइसेस के ऊपर सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन का इशू अराइज हुआ कोर्ट में, एंड अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ कालरा पेपर्स एंड कुसुम कुंड लॉस्ट हिज केस। So these cases are squarely applicable even into the prevalent circumstances of the new law GST. However, as per the fifth proviso, अब ये एक कॉन्ट्रेरी व्यू है, जो इन केस लॉ से कॉन्ट्रेरी व्यू है। जो फिफ्थ प्रोविजो है रूल 46 का, वो कहता है सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव शैल नॉट बी रिक्वायर्ड in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provisions of Information Technology Act 2000। इस प्रोविजो के होने के बावजूद भी हमारी कंटेंशन सेम है जो हमने पिछले पेज पे की है कि इनवॉइसेस के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी है, जबकि प्रोविजो ऐसा कहता है। डिपार्टमेंट ये प्रोविजो अपने फेवर के लिए लेके आया, एसएससी के लिए नहीं लेके आया। वो ये किस लिए लेके आया कि जब एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन के यहाँ सर्च होती है और उसके यहाँ इनवॉइसेस पाए जाते हैं तो वो साइंड नहीं होते, वो टैली में होते हैं, वो एक्सेल शीट में होते हैं, वो किसी फाइल में लगे होते हैं, लेकिन मालिक के साइन नहीं होते, XYZ के साइन हो सकते हैं। तो क्या उन इनवॉइसेस के ऊपर जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, क्या डिपार्टमेंट उसकी रिकवरी कर सकता है? क्या डिपार्टमेंट को यह साबित करना पड़ेगा कि गुड्स सप्लाई हुए कि नहीं हुए? आंसर इज नो, एंड हेंस दिस इज ए प्रोविजो वाज इंसर्टेड बाय द गवर्नमेंट कि डिजिटल सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है, सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है इनवॉइसेस के ऊपर। लेकिन आगे देखो ये प्रोविजो क्या कहता है कि दीज सिग्नेचर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, shall not be required in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provisions of the IT Act 2000। तो अब क्वेश्चन ये आ गया कि जो IT Act 2000 के मुताबिक इनवॉइस जारी हुआ है उस पे डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं। तो नया मुद्दा राइज हो गया ना कि IT Act 2000 क्या कहता है। अब इसकी चर्चा करेंगे पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए। ये कुछ रूल 56 की ब्रीफिंग्स हैं। अभी मैं उसी मुद्दे पे वापस आता हूं। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, CFA, अब मैं अपने पुराने उसी मुद्दे पे आता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। यहाँ पे यानी कि जो डॉक्यूमेंट IT Act 2000 के मुताबिक जनरेट हुआ है उस पे सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं है और डिजिटल सिग्नेचर की भी आवश्यकता नहीं है। इसके मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कानून पढ़ूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। जैसे फर्ज करो कि आज की डेट में ई इनवॉइस का जमाना है, तो ई इनवॉइस बन के पहले पोर्टल पे जाता है, वहां से डिपार्टमेंट उसको साइन करके अप्रूव करके वापस हमें देता है। वो चीज हम जो जिसने हमारा माल खरीदा हम उसको भेज देते हैं और GSTR1 रिटर्न भेज देते हैं। अब ये जो इनवॉइस जनरेट हुआ पोर्टल से, इसको ना तो परचेजर डिनाई कर सकता,
ना सेलर डिनाई कर सकता, गवर्नमेंट के खाते में चला गया। अगर मान लो परचेजर को कोई ऑब्जेक्शन था कि भाई ये मैंने माल लिया नहीं, तो ही हैज लिमिटेड टाइम टू रिवर्ट कि मेरे ये इनवॉइस मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, लिहाजा उसने ऐसा नहीं किया। तो ये डॉक्यूमेंट जिसकी की रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, जिसको कि ट्रैक किया जा सकता है ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के द्वारा, उस चीज को कहते हैं कि दिस डॉक्यूमेंट इज जनरेटेड बाय द आईटी एक्ट 2000। दूसरा एग्जांपल, मान लो हमने आईसीआई के अंदर अपनी फीस जमा कराई, एनुअल फीस, और वहां से उसकी रिसिप्ट बन के आई। तो वो रिसिप्ट एक पर्टिकुलर अधिकारी अपने ओटीपी के तहत जनरेट करता है, और उसके नीचे उसके डिजिटल साइन या ये लिखा होता है कि सिंस दिस रिसिप्ट इज जनरेटेड थ्रू कंप्यूटर देयरफॉर इट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। तो यानी कि वो ऑथराइज्ड ऑफिसर या आईसीआई कल को ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये रसीद हमने नहीं दी है। सीपीसी इनकम टैक्स जब रिटर्न प्रोसेस करते हैं, 143(1) में हमारा केस प्रोसेस करके हमें भेजते हैं, उसके नीचे भी यही लिखा होता है, कभी डिजिटल साइन होते हैं, कभी ये लिखा होता है कि डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। वो भी ओटीपी के थ्रू आते हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर के अंडर आते हैं, तो उसको भी वो ऑफिसर ये नहीं कह सकता जी ये डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ से जनरेट नहीं हुआ। यानी कि जिस डॉक्यूमेंट की ट्रैकिंग ऑथेंटिकली एस्टेब्लिश्ड है, उसको जारी करने वाला बंदा उसको मना नहीं कर सकता। उस डॉक्यूमेंट को मानेंगे कि ये आईटी एक्ट 2000 के मुताबिक जारी हुआ है, उस पर किसी के साइन होना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी साइन होते क्यों हैं? सीपीसी से जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो इसलिए साइन होते हैं कि वो एक डिमांड नोटिस होता है, और डिमांड नोटिस के जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में, वो ये कहते हैं कि डिमांड नोटिस शुड बी ड्यूली साइंड बाय द ऑफिसर। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को लिटिगेशन से बचाने के लिए कि वेदर इट शुड बी डिजिटली साइंड और नॉट, द डिपार्टमेंट टेक्स एक्स्ट्रा प्रिकॉशन एंड साइन देम डिजिटली थ्रू digital signature and make the document more authentic. Therefore, whether such trail or such authentication is possible while we are writing our accounts in a software like EG, BG, Tally, etc. तो अगर हमारा ERP भी है, उस ERP के अंदर अगर मान लो मेरे को अमेंडमेंट करने की, डिलीट करने की, मॉडिफाई करने की, एंटीडेट करने की सारी परमिशंस है, या मैं एक्सेल सीट में या मैं वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूं, या मैं ABCD किसी भी मेल आईडी से कोई डॉक्यूमेंट भेजता हूं, तो ये सब तरीके जीएसटी लॉ के अंदर मान्य नहीं है। ये सब तरीकों को करने के बाद ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूं अकॉर्डिंग टू द डिजिटल प्रोविजंस एज कंटेन्ड इनटू द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 35(1). ठीक है जी। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये काफी फुल ऑफ डिबेट है आज की डेट में इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन इसमें हम एक्सपर्ट्स कोई भी डिबेट नहीं मानते कि इसमें कोई डिबेट है। लोगों ने अपने सहूलियत के हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट किया, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए डिजिटल मेंटेनेंस ऑफ बुक्स का और रिपोर्ट्स का ये तात्पर्य है जो चीज मैंने निकाली है। अब इस रूल को अगर हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं तो इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है, अदर की कंसिडरेशंस इन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट शैल नॉट बी इरेज्ड, effaced और overwritten। ये रूल कहता है 56 सब रूल 8। उसके बाद इनकरेक्ट एंट्रीज शैल बी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन, यानी कि कोई ऑफिसर कंपनी का उसको अटेस्ट करेगा, उसके बाद किसी इनकरेक्ट एंट्री को करेक्ट किया जा सकता है, और log of every entry edited or deleted shall be maintained into the computer itself, and each volume of books of account maintained manually shall be serially numbered, and records maintained in electronic form shall be authenticated by means of digital signature। यानी कि जो बंदा कंपनी के अंदर आपका एम्प्लॉय उसको मेंटेन कर रहा है, वो उसके डिजिटल सिग्नेचर के अंडर वो सारे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो सकते हैं। मान लो राधे श्याम जी ने एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी,
तो राधे श्याम जी के डिजिटल सिग्नेचर उसमें लगे होंगे और हर बार उसके ओटीपी से लॉगिन होगा, और वो बंदा राधे श्याम ये नहीं कह सकता कि ये पता नहीं किसने चेंज कर दिया, क्योंकि सारी पावर्स उसी को है सब कुछ करने की। तो क्या ये चीजें प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉसिबल है? स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग टर्नओवर लेस देन 100 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ एटसेट्रा। तो आज की डेट में मैं ये कहूंगा कि नो बॉडी, नो एसएससी below a particular threshold. I am dealing with clients more than 500 also, even they are not complying with such provisions. उनके ERP के अंदर आप जो मर्जी चेंज कर दो, जो मर्जी डिलीट कर दो, जो मर्जी एंटी डेट कर दो, ठीक है। तो वो मालिकों ने ERP वालों को इस तरह की फैसिलिटीज के लिए वो किया हुआ है कि हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए। तो इवन दे आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस इज द चैलेंज बिफोर अस एज कंटेन्ड इनटू द लॉ। और कंपनियों को जब हम ये चीज समझाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब कभी कोई आंच आएगी तब देखी जाएगी, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। अब देखो ना, अभी मार्च क्लोज हो गया और अभी लोगों की फरवरी तक की किताबें पूरी हुई हैं, और मार्च की किताबें वो अब पूरी करके रिटर्न भेजना शुरू कर रहे हैं, और सारे ERP में सॉफ्टवेयर वाले एंटी डेट एंटर कर रहे हैं। सब प्रोविजन 31 मार्च में करेंगे, सबके बैलेंस शीट नवंबर में सितंबर में बनेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि किस प्रकार से हम ये डिजिटल वाली जो कंडीशंस हैं लॉ में जो कंटेंट है रूल 56 में, उनको फॉलो नहीं कर रहे। प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स टू कम्बैट इवेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा, ये भी डिपार्टमेंट कहता है कि आप ये इंश्योर करो कि आपका रिकॉर्ड का बैकअप कहाँ होता है, और बैकअप भी इंक्रीमेंटल होना चाहिए। इंक्रीमेंटल से मतलब ये है कि आज आपने मान लो 10 दिन पहले एक बैकअप लिया, बीच में एक फाइल डिलीट कर दी, आज फिर आपने बैकअप लिया, तो जो पहले वाला बैकअप है उसमें वो फाइल मौजूद होनी चाहिए जो कि डिलीट आपने अभी करी। तो डिलीटेड अनडिलीटेड सारी फाइलों को ट्रैक किया जा सकता है। तो खाली आप एक अगर पेन ड्राइव या एक पोर्टेबल ड्राइव में काउंट लो जी मैंने इसमें अपने बैकअप लिया हुआ है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। Centralized accounting system ERP, the following precautions to be taken. GST and level reports are to be maintained at each premises. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि हर premises के ऊपर आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते जी हमारा ERP सिस्टम हेड ऑफिस में लगा हुआ है, सारे रिकॉर्ड्स वहीं पे हैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कोई राइट नहीं है, हम यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखा सकते। नॉर्मली जो हमारी ब्रांचेज होती हैं या जो वर्क प्लेसेज होते हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, इस प्रकार की प्लेसेस पे नॉर्मली ना बंदा बैठता, ना कंप्यूटर बैठता, ना रिकॉर्ड्स हो। तो इस प्रकार की बड़ी बड़ी कंपनियों को भी समस्या है कि वहाँ कौन खत्ते में जाके कौन बैठे जहाँ पे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर लेबोरेटरी है तो वहाँ सिर्फ टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, वहाँ कोई अकाउंटेंट नहीं बैठा हुआ है। कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो वो तब खुलेगा जब वहाँ कोई ट्रेनिंग होगी, ठीक है। तो वहां पे अगर कोई चीज हम फर्नीचर बेचते हैं, कोई बुक्स बेचते हैं, कोई रिकॉर्ड्स बेचते हैं, कोई पेपर्स बेचते हैं, कोई लैपटॉप बेचते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड वहां पे नॉर्मली होता नहीं है, वो सारी रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस में हो। GSTN level records are to be maintained at each premises. Trial balance of each GSTN is to be maintained. ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि each GSTN का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन हो, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली जब कुछ लार्ज कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लो कंपनी में एयरटेल की बात करता हूँ, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, तो ये स्टेट वाइज डिसइंटीग्रेटेड नहीं, ये जोन वाइज डिसइंटीग्रेटेड, यानी कि एक जोन के अंदर फॉल कर सकता है रिकॉर्ड आधा दिल्ली का और आधा यूपी का, आधा नेक्स्ट यूपी का, आधा बिहार का, आधा आसाम का, इस तरह से, और उधर की आगे की पूरी 6 स्टेट एक जोन में। तो उन लोगों के पास रिकॉर्ड्स है, 6 स्टेट का रिकॉर्ड ये लो ये हमारे पास इकट्ठा है। तो हम कोई स्टेट वाइज ट्रायल बैलेंस आपको नहीं दे सकते, हम आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस नहीं दे सकते। हमारे सारे खर्चे एक जोन के अंदर बुक होते हैं, तो जोन वाइज हम दे सकते हैं, और जबकि वो रजिस्टर्ड होते हैं उन 6 की 6 स्टेट में, उस जोन में जितनी भी स्टेट्स। तो रजिस्ट्रेशन सब जगह लिया हुआ है, कस्टमर सब जगह बुक हो रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड सारा जोन के हेड ऑफिस में। तो इन कंपनियों का काफी टशल है इन लोगों के साथ, स्टेट्स के साथ, कि जी हम ये काम नहीं कर सकते, आपसे जो होता है कर लो। क्रॉस चार्ज ट्रांसफर बाय ISD टू बी मेंटेन्ड ऑन मंथली बेसिस। लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर क्रॉस चार्ज का तो पहले पता ही नहीं है करना है कि नहीं करना, लेकिन अगर करते भी है तो ईयर एंड में करते,
जबकि ये लायबिलिटी क्रॉस चार्ज की मंथली बेसिस पे राइज होती है। जैसे कि कुछ कंपनियां अपनी कुछ ब्रांचेस या हेड ऑफिस दिल्ली में बना के उनमें बहुत मेजर एडवर्टाइजमेंट के, प्रोफेशनल चार्जेस के, सेल ऑन कमीशन वगैरह के और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के खर्चे करती है। मान लो वो खर्चा 50 लाख है और वो रिलेट करता है बाकी ब्रांचेस से जो अदर देन दिल्ली में, तो वो 31 मार्च में उनको क्रॉस चार्ज करके दिल्ली में खर्चे कम कर लेती हैं और उधर इनवॉइसिंग कर देती है। लेकिन वो लायबिलिटी मंथली रिटर्न के साथ राइज होती है, और जब डिपार्टमेंट उस चीज को ऑब्जेक्ट करता है कि ये 50 लाख आपने 31 मार्च में जो क्रॉस चार्ज किया, दिस इज रॉन्ग, तो वो कहते हैं कि हमें इससे ज्यादा लॉ नहीं आता, एंड देन दे एंटर इनटू either audit or special audit or assessment or adverse consequences. The concept of profit center at each GST needs to be maintained. ये अपने आप में एक बहुत मेजर मुद्दा है कि डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि जितनी भी आपकी स्टेट है उनका जीपीएनपी रेट सेम होना चाहिए। मान लो एक एफएमसीजी कंपनी है, मान लो HUL है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, आजकल रामदेव बाबा की कंपनी है पतंजलि, तो इन कंपनीज में किसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रॉफिट 25% हो रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में 5% लॉस हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि यहाँ जो ये 5% लॉस हुआ उसका कारण बताओ, जो कि कंपनियां इसलिए नहीं बता पाती हैं कि जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो काफी मिसमैच है। तो हर जगह जीपी रेट मेंटेन करना और हर जगह एमपी रेट मेंटेन करना, इट इज रियली डिफिकल्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स आर क्रिएटेड आइदर बाय द हेड ऑफिसेज और बाय द जोनल ऑफिसेज। एक पर्टिकुलर ब्रांच में सिर्फ सेल होती है, एक पर्टिकुलर ब्रांच में ट्रेनिंग होती है, एक पर्टिकुलर ब्रांच में क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से काफी मुद्दे सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी अफेक्ट होती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर फर्ज करो कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रेनिंग दी और वहां सिर्फ आपके खर्चे हैं, आमदनी कोई नहीं, जबकि आप जीएसटीएन में रजिस्टर्ड हो सकता है कि आपकी कोई स्क्रैप सेल होती हो या कोई और रीजन की वजह से आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ हो, तो वो कहते हैं कि ये खर्चा इस यूनिट का है ही नहीं, ये तो किसी और यूनिट से रिलेट करता है, इसलिए इसका क्रॉस चार्ज करो। तो अगर मेरा 2 करोड़ रुपए का खर्चा उस ट्रेनिंग सेंटर पे हो गया, तो मुझे वो 2 करोड़ का खर्चा दूसरी ब्रांचेज या हेड ऑफिस जिनके की मैं स्टाफ को ट्रेनिंग देता हूँ उसमें क्रॉस चार्ज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हम लोगों के सामने लिटिगेशन पे खड़े हुए हैं, जो कि कंपनियों में इम्प्रैक्टिकल प्रोविजन होने की वजह से कंपनी के अंदर का जो पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट है 50-50 बंदों का, वो भी उस प्रोविजन को कैटर नहीं कर पा रहा है मंथली बेसिस। दीज आर द डिफिकल्टीज। वैल्यूएशन प्रोविजन अपने आप में बहुत पेचीदे बनाए हुए हैं कि वैल्यूएशन से तात्पर्य क्या है। अब जैसे एक रूल 28 है, वो ये कहता है कि अगर मैं अपनी ही ब्रांच को सेल कर रहा हूं तो मैं जिस मर्जी भाव सेल करूं, मैं 100 रुपए की चीज को 10 रुपए में भी बेच सकता हूं और 100 रुपए की चीज को मैं 200 रुपए में बेच सकता हूं। आई एम फ्री प्रोवाइडेड द अदर रिसीविंग ब्रांच इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब यहाँ पे एक रूल 27 है, फिर रूल 27 और रूल 28 दोनों इंडिपेंडेंट हैं, किसी में भी नॉन ऑब्स्टेंटी क्लोज नहीं लगा हुआ है। रूल 27 ये कहता है कि अगर आप कोई चीज नॉन मॉनेटरी टर्म्स में सप्लाई कर रहे हो तो उसकी जो इनवॉइसिंग है वो ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए, जिसे कि हम आम भाषा में आर्म्स लेंथ प्राइस कहते हैं। तो ये वैल्यूएशन वाला 27 और 28 आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं इस वजह से कि एक रूल सारी सप्लाई चाहे वो रिलेटेड पार्टी को भी क्यों ना हो उसके लिए बात करता है ओपन मार्केट वैल्यू की, और रूल 28 रिलेटेड पार्टी की बात करता है जो कहता है कि जिस मर्जी भाव माल बेचो। अगर 28 में नॉन ऑब्स्टेंटी क्लोज लगा होता, उसने 27 को बाहर कर दिया होता तो डिस्प्यूट नहीं था, अदरवाइज डिस्प्यूट है। कोर अकाउंटिंग मेथड शुड बी एक्सेसिबल एट जीएसटीएन लेवल। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है प्रैक्टिकली। जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, एविएशन कंपनीज हैं, इस प्रकार इस कैटेगरी में जितनी भी कंपनीज, ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, वो लोग ये चीज नहीं कर पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जीएसटीएन पे एक ट्रायल बैलेंस आ जाए। वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी क्योंकि हेड ऑफिस के सर्वर पे होती हैं,
इसलिए वो उस ब्रांच को वो राइट्स देते हैं कि जितने की वो बंदा उस ब्रांच में उसको जरूरत है। उस बंदे को जरूरत अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिमिटेड चीजों की होती है, जबकि डिपार्टमेंट को A to Z सब कुछ चाहिए कि इस पर्टिकुलर ब्रांच के कितने खर्चे हैं, क्रॉस चार्ज कितना हुआ, दूसरी ब्रांचेस से इनकम कितनी हुई, वगैरह वगैरह। वो सब कुछ ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में ऐसा चाहिए कि जिसका कि P&L अकाउंट बन जाए और डिपार्टमेंट को ये पता लग जाए कि मेरी स्टेट में अगर ये ब्रांच खुली है तो मुझे भी कुछ फायदा होगा। हर स्टेट चाहती है कि वैल्यू एडिशन मेरे यहाँ पे और मुझे टैक्सेस में। तो आमतौर पे कंपनियां इन चीजों को फॉलो नहीं कर रही हैं। तो ये मुद्दा मैंने टोटल जो कंटेंटेंस इश्यूज हैं एज फार एज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंसर्न, उनको टच किया है। अब आगे काफी डिटेल्ड और डिस्कशंस हैं इन्हीं मुद्दों के ऊपर, और जो हमने और तीसरे 3 हेडिंग्स और आपको दिए थे। तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पे समाप्त होता है। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर इनवाइट करता हूँ। सर आपने इतनी अच्छे डिटेल में समझा दिया कि अभी तक कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मुझे तो नो लगता है क्वेश्चन सर। कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए चुप थे नहीं लोग। नहीं सर, आपने मदर टंग में जो हिंदी भाषा में समझाया है ना, तो वो सर लोगों को अपील कर गया सर। एक भी क्वेश्चन नहीं है स्टिल अपील अभी कर तक। रहा है। अच्छा, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि किसी भी मेंबर को कोई भी, इवन आज से नहीं, जीएसटी में कोई भी क्वेश्चन हो, सर तो सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कोई हो तो विद इन ए मिनट आप एवरीबॉडी इज सर। ओपन। वो खोल दो ना, जो वो आप गैलरी व्यू होती है वो खोल दो। वो खुली हुई सर भाई साहब, ओपन है ये खुली? भी। अच्छा अच्छा। आप भी खोल सकते हो सर, आपके पास असेसिंग पावर है। नहीं, मैंने तो अपने 3 फोटो नजर आ रहे हैं मुझे तो। तो आप शेयर करके देखिए। वो गैलरी व्यू होनी चाहिए इसमें, आपने, ताकि कोई क्वेश्चन पूछे तो मेंबर सामने आ जाए। अच्छा अच्छा, लेकिन कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा सर अभी तक, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। सेमिनार आपने कहा था 6 बजे खत्म कर देना, तो मैंने 6 बजे खत्म कर दिया। ना ना, तो कोई मैं क्वेश्चन तो नहीं है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना पेशेंटली हियर किया, और अग्रवाल साहब को राधे राधे करता हूँ जिन्होंने हमें इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। सर 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 अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर बताओ। बस आप मैडम आप कुछ बोलना चाहती गुंजन हैं, को एक बार गुंजन जी? थैंक यू कर दो। मैं गुंजन जी कुछ बोलना चाहे तो। नहीं सर, बहुत अच्छा सेमिनार था। बात मेरे को भी, जब मैं प्रेजेंटेशन बना रही थी तो भी मुझे 1-2 चीजें नहीं समझ, इतना अच्छे से समझ नहीं आया जो सर ने क्रॉस चार्ज वाला अच्छे से समझाया। तो जी जी थैंक जी। यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार। आई एम फीलिंग वेरी ग्लैड। ग्रेट सर एक क्वेश्चन आया है सर, महेंद्र रावत जी पूछ रहे हैं, जी फॉर आईएसडी इनवॉइस जी। रिक्वायर्ड एनी एग्रीमेंट फॉर इनवॉइस इशू? क्वेश्चन भी इनका इनकम्प्लीट नहीं सही सर, है। नहीं। आईएसडी तो क्या होता है कि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि आपका एचओ है जो सर्विस प्रोवाइड करता है बाकी ब्रांचेस को, और वो कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करता है। तो उन यूनिट्स को हम नॉर्मली गाइड करते हैं कि दे शुड बी रजिस्टर्ड एज आईएसडी। और उस सिचुएशन में मैं अपनी ही किसी यूनिट को इनवॉइस कर रहा हूं तो वहां एग्रीमेंट की कोई आवश्यकता। ओके सर। एनीवे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और गुंजन जी का, जो कि बहुत छोटे समय में आपने सर एक तो हमारी इनविटेशन स्वीकार की, और अच्छे शब्दों में बड़ी हमारी मदर टंग जो कि हिंदी भाषा है उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और उसका ये रिजल्ट रहा कि सर अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं है। स्टिल मैंने रिक्वेस्ट होने के बावजूद भी कोई क्वेश्चन नहीं है। और कई बार हमें ये कंफ्यूजन भी रहता था कि एक कंप्यूटर से जनरेटेड पेपर आ गया और उस पर लिखा हुआ है कि भाई साहब डिजिटल सिग्नेचर आर नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज ए कंप्यूटर जनरेट। तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने इतनी अच्छे तरह समझाया, इसमें भी बड़े कंफ्यूजन थे। लेकिन अगेन सर, इन सब चीजों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सर आपके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर मौका थैंक यू दोगे सर? फिर मौका मिलेगा। सर। सर जब आप आदेश करोगे हम तो सर, आप जब कह दोगे हम तो हाजिर हो आज जाएंगे की सर। आज की कोई भूल 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 होगी तो अगली बार सुधार लेंगे सर। अरे सर सर सर, एक दो क्वेश्चन आ गए सर, ले लेते हैं। सर सर सर। सुनील जाबर जी पूछ रहे हैं, एक्सपोर्ट सर्विस के लिए एलयूटी रिक्वायर्ड है?
Yes, sir. LUT LUT is required for any kind of export, whether it is goods or whether it is service. Okay. ठीक है Next सर? question. Next question एक सुनील जैन जी का है. Which ratio ISD can distribute? सर ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई निश्चित रेशो नहीं है, ये जिस ब्रांच से वो पर्टिकुलर सर्विस रिलेट करती है उसको आपने एलोकेट करना है वो आईटीसी, और अगर वो टर्नओवर की रेशो में एलोकेशन बनती है तो टर्नओवर में करना है। इसका प्रावधान 21 सेक्शन है, 20 एंड 21, 20 और 21 सेक्शन को पढ़ के भी अगर बात समझ में नहीं आए, उसमें डिटेल्ड में समझाया हुआ है, सेक्शन के अंदर ही समझा हुआ है, उसका कोई रूल नहीं है। तो फिर भी कोई बात समझ में आए तो इस पीपीटी में मेरा मेल आईडी है, आप मेल आईडी पे अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो हम तुरंत शाम तक 24 आवर्स के अंदर आंसर सर्टेनली देंगे। आज तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर ये कह दे मैंने क्वेश्चन किया और उसका रिप्लाई नहीं आया। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर। आप तो वैसे भी कोई 2 लाइन मेल कर दे तो आप उसका प्रॉपर केयर करते हो, और उसका विद इन 24 आवर्स तो बहुत हो गए सर। आप तो 3-4 घंटे में उसका रिप्लाई कर देते हो। एक क्वेश्चन और आया सर। सर ले सर आप। Can books of account can be rejected by the GST officer if books of accounts are maintained on tally with no log of edit? Certainly sir, this is the मुद्दा जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूं बार बार, कि जिन बुक्स को आप एडिट कर सकते हो वो डिजिटली मेंटेन्ड बुक्स नहीं मानी जाए। यही बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसके लिए सर टैली तो इसको ओरिजिनली लेना पड़ेगा फिर तो? नहीं, ओरिजिनल भी लोगे तो सर वो उसमें भी एडिटेबल होता है। अच्छा, ओके। तो ये सर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, और इसमें इतनी ज्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि जब तक डिपार्टमेंट अगर किसी चीज को गलत बताता है, जबकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो इशू तब अराइज होता है कि मान लो आपके गले में कुछ मिल जाए, पर्चियां मिल जाए, कैश मिल जाए, स्टॉक में डेविएशन मिल जाए, तब वो आपकी बुक्स को रिजेक्ट करे। जी सर। हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंस अगेन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं सर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।